वेलकम टू सुनो कहानी दिल से। यह सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं, बल्कि उन कहानियों की दुनिया है जो सीधे दिल को छू जाती हैं। हर दिन यहाँ आपको मिलेंगी नई कहानियाँ, कुछ भावनाओं से भरी, कुछ प्रेरणादायक, कुछ रिश्तों की गहराई को छूने वाली और कुछ बचपन की मीठी यादें ताज़ा कर देने वाली। हमारा मकसद है आपको उन लम्हों से जोड़ना जिन्हें हम अक्सर ज़िंदगी की दौड़ में पीछे छोड़ देते हैं। हर कहानी में एक एहसास है, एक सीख है और एक ऐसा जादू है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो आइए, हर रोज सुनिए एक नई कहानी दिल से। सिर्फ सुनो कहानी दिल से पर, क्योंकि कहानियां वही खास होती हैं जो दिल में उतर जाए। कहानी का शीर्षक, वो आखिरी खत। परिचय। कभी कभी कुछ बातें जो हम वक्त रहते नहीं कह पाते, वही सबसे ज्यादा सालती हैं। और जब वो बातें एक खत बन जाए तो हर शब्द में एक अधूरी मोहब्बत सांस लेने लगती है। कहानी। शहर की हलचल से दूर पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, देवगांव। वहीं रहता था आदित्य, जो अब 60 की उम्र पार कर चुका था। सफेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखों में किसी अधूरी कहानी की परछाई। हर सुबह वो अपनी लकड़ी की पुरानी कुर्सी पर बैठकर डाकिये का इंतजार करता। गांव में अब शायद ही कोई चिट्ठियां भेजता था, लेकिन आदित्य को उम्मीद थी किसी एक खत की। गांव के लोग उसे खत वाला बाबा कहते थे। बच्चे कभी कभी पूछते, बाबा कौन सी चिट्ठी का इंतजार करते हो? आदित्य सिर्फ मुस्कुरा देते और जवाब देते, जिसका कोई पता नहीं, लेकिन आने का वादा था। वक्त कुछ साल पीछे ले चलता है। तब आदित्य कॉलेज में पढ़ता था। वहीं उसकी मुलाकात हुई थी आर्या से। सांवला रंग, बड़ी बड़ी आंखें और हर बात में एक सादगी। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे एक अनकही मोहब्बत में बदल गई। एक दिन आर्या ने कहा था, अगर कभी बिछड़ गए तो मुझे एक आखिरी खत जरूर लिखना, ताकि यादें हमेशा जिंदा रहें। आदित्य ने हंसते हुए कहा था, अगर बिछड़े तो मैं तुम्हें 100 खत लिखूंगा, बस तुम एक बार जवाब जरूर देना। पर किसे पता था कि ये बात इतनी जल्द सच हो जाएगी। कॉलेज खत्म होते ही आर्या के घर से उसकी शादी तय कर दी गई, किसी बड़े शहर के लड़के से। वो विदा हो गई, बिना कुछ कहे, बिना अलविदा कहे। आदित्य ने सैकड़ों चिट्ठियां लिखीं। हर चिट्ठी में सिर्फ यही लिखा होता, तुम कैसी हो, एक बार मिलना चाहता हूं, बिना शिकायत, सिर्फ एक बार। लेकिन कभी कोई जवाब नहीं आया। धीरे धीरे दुनिया आगे बढ़ गई। मोबाइल आ गया, इंटरनेट आ गया। मगर आदित्य वहीं रुक गया, अपनी आखिरी उम्मीद के साथ। अब वापस वर्तमान में। उस दिन बारिश हो रही थी। गांव का डाकिया रमेश भीगता हुआ आया और बोला, बाबा आपके नाम एक चिट्ठी आई है। आदित्य की आंखों में चमक आ गई। कांपते हाथों से उसने चिट्ठी खोली। खत आर्या का था, 40 साल बाद। उसमें लिखा था, प्रिय आदित्य, मुझे नहीं पता तुम ये खत पढ़ पाओगे या नहीं। बहुत देर कर दी, पता नहीं क्यों। तुम्हारी कोई चिट्ठी उस वक्त मेरे पास नहीं पहुंची। शायद मेरी शादी के बाद माँ पापा ने ही सब रोक लिया हो। पर एक दिन मैंने तुम्हारे भेजे सारे खत देखे, बक्से में बंद, पीले पड़ चुके, लेकिन उनमें आज भी तुम्हारा इंतजार जिंदा था। मैं अब अकेली हूं। पति की मृत्यु को कई साल हो गए। बेटे अपनी दुनिया में व्यस्त हैं और मुझे हर दिन तुम्हारी वो बात याद आती है। एक बार मिलना चाहता हूं, बिना शिकायत। अब मैं वहीं करना चाहती हूं। अगर ये खत तुम्हें मिले तो एक बार मुझे माफ कर देना। तुम्हारी आर्या। आदित्य की आंखों से आंसू बह निकले। वो चुपचाप आसमान की ओर देखता रहा, जैसे किसी को धन्यवाद कह रहा हो। अगले ही दिन आदित्य ने अपनी पुरानी शाल ओढ़ी और स्टेशन की ओर निकल पड़ा। गांव वाले चौंक गए। बाबा कहाँ जा रहे हैं? उसने बस इतना कहा, जिसका इंतजार था, उससे मिलने जा रहा हूं। एक हफ्ते बाद गांव लौटा, लेकिन अकेला नहीं। साथ में थी एक बूढ़ी सी औरत, आर्या। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरों पर सुकून। अब हर सुबह दोनों एक साथ बैठते हैं, चाय पीते हैं और एक दूसरे की चुप्पियों को पढ़ते हैं। शब्दों की अब जरूरत नहीं, क्योंकि आखिरी खत ने वो सब कह दिया जो अधूरा रह गया था। कहानी से सीख, कभी कभी जिंदगी दो लोगों को बहुत देर से मिलाती है, लेकिन अगर इंतजार सच्चा हो तो मुलाकातें हो ही जाती हैं। कहानी का शीर्षक, पार्ट 2, चुप्पियों का साया। वो आखिरी खत की अगली कड़ी। पिछली मुलाकात के बाद आदित्य और आर्या अब एक ही छत के नीचे रहते थे।
गांव के उसी पुराने मकान में जहां कभी चिट्ठियों का इंतजार हुआ करता था। अब चिट्ठियां नहीं आती, लेकिन सुबह की चाय के साथ अनकही बातें और शाम की धूप में अधूरी यादें जरूर आती थीं। गांव के लोग अब उन्हें चुप्पियों वाला जोड़ा कहते थे, क्योंकि दोनों ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन एक दूसरे को देखकर मुस्कुराना उनकी आदत बन गई थी। एक सुबह की शुरुआत, आर्या आंगन में तुलसी को पानी दे रही थी और आदित्य हाथ में रेडियो लेकर पुराने गाने सुन रहे थे। तभी आदित्य ने अचानक पूछा, क्या तुम्हें कभी पछतावा हुआ आर्या? आर्या रुक गई। पानी की बूंदें हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर गईं। उसने नजरें झुकाकर धीमे से कहा, हर रोज, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब तुम पास हो। आदित्य कुछ नहीं बोले। उन्होंने रेडियो बंद कर दिया और दोनों चुपचाप बैठ गए। कभी कभी चुप्पी माफी से बड़ी होती है। गांव का मेला। कुछ दिन बाद गांव में मेला लगा। बच्चों की हंसी, चूड़ी वालों की आवाजें, गोलगप्पे की लाइन और पुराने मेलों की वो सौंधी खुशबू। आर्या ने मुस्कुराकर कहा, चलो आदित्य, इस बार चूड़ी पहन लूंगी। शादी के बाद पहली बार किसी मेले में आई हूं। आदित्य बोले, तो आज की रात तुम्हारे नाम। मेले में दोनों ने झूला झूला, बर्फ का गोला खाया और एक पुरानी तस्वीर वाले स्टूडियो में फोटो भी खिंचवाई, जहां आज भी ब्लैक एंड वाइट फोटो मिलती थी। तस्वीर में दोनों मुस्कुरा रहे थे, एक अधूरी मोहब्बत की मुकम्मल तस्वीर। कुछ दिन बाद आर्या की तबीयत कुछ कमजोर सी लगने लगी। खांसी, थकान और हल्का बुखार। आदित्य ने जिद करके शहर के डॉक्टर को बुलाया। जांच के बाद डॉक्टर ने कहा, थोड़ा सीरियस है, पर देखभाल से ठीक हो सकती हैं। आदित्य दिन रात उनकी सेवा में लग गए। खुद खाना बनाना, दवाइयाँ देना, रात को उठकर पानी देना। एक रात आर्या ने उनसे कहा, आदित्य, अगर कल मैं ना रहूं। आदित्य ने बीच में ही टोका, तो मैं फिर वही करूंगा जो अब कर रहा हूं। हर सुबह तुम्हारा इंतजार, हर शाम तुम्हारी बातों की चाय। आर्या की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने आदित्य का हाथ पकड़ा और कहा, मैं अधूरी थी, तुमने मुझे पूरा कर दिया। फिर एक सुबह, एक बेहद शांत सुबह, जब सूरज भी कुछ देर से निकला, आदित्य ने देखा आर्या गहरी नींद में थी, मुस्कुराते हुए, जैसे कोई सपना देख रही हो। पर वो नींद कभी टूटी नहीं। आर्या चली गई, लेकिन इस बार बिना चुप्पी के, बिना अधूरेपन के। कुछ दिन बाद गांव में सब आर्या के लिए शोक व्यक्त कर रहे थे। आदित्य शांत थे, बहुत ज्यादा शांत। उन्होंने वो ब्लैक एंड वाइट तस्वीर दीवार पर टांगी जहां आर्या मुस्कुरा रही थी। फिर उन्होंने वो बक्सा खोला जिसमें वो सारे पुराने खत थे, पीले पड़े कागज, लेकिन अब भी जिंदा। उन्होंने एक आखिरी चिट्ठी लिखी, प्रिय आर्या, अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब हर सुबह तुम्हारे साथ होगी, हर शाम तुम्हारे नाम। तुमने जो अधूरा छोड़ा था उसे अब मैंने अपना बना लिया है। अब तुम सिर्फ याद नहीं, मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी कहानी हो। तुम्हारा आदित्य। कहानी का अंत नहीं। आज भी आदित्य रोज सुबह तुलसी को पानी देते हैं, रेडियो पर पुराने गाने सुनते हैं और हर रविवार उस फोटो को साफ करते हैं। कभी कभी गांव के बच्चे पूछते हैं, बाबा, वो चुप रहने वाली दादी कहाँ है? आदित्य मुस्कुराकर कहते हैं, यही है, मेरी हर बात में, मेरी हर चुप्पी में। ये रहा कहानी, वो आखिरी खत का पार्ट 3। एक भावनात्मक और दिल छू लेने वाला समापन, लगभग 1000 शब्दों में। इस भाग में आदित्य की यात्रा का अंतिम अध्याय है, यादों, विरासत और एक नई पीढ़ी की शुरुआत के साथ। कहानी का शीर्षक पार्ट 3, यादों का वारिस। पिछली कड़ी, आर्या अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन आदित्य की जिंदगी में वो अब भी हर सुबह, हर सांझ साथ है। उनके जाने के बाद भी आदित्य की दुनिया रुकी नहीं, बल्कि अब वो उनकी यादों को जीने लगे थे। कहानी शुरू होती है, आदित्य अब अकेले रहते थे, लेकिन तन्हा नहीं। आर्या की तस्वीर दीवार पर थी और दिल में उनकी बातें। हर रविवार वो उस ब्लैक एंड वाइट फोटो को साफ करते और धीरे से कहते, चाय ठंडी हो रही है आर्या। गांव के बच्चे अब उनसे बहुत घुल मिल गए थे। वो उन्हें कहानियां सुनाते, पुराने जमाने की बातें बताते और कभी कभी आर्या के बारे में भी। लेकिन उनमें एक बच्चा खास था, नील। नील 10 साल का था, तेज, जिज्ञासु और बेहद संवेदनशील। वो रोज आदित्य के पास आता और पूछता,
बाबा, आप हर दिन एक ही फोटो क्यों साफ करते हो? आदित्य मुस्कुराकर कहते, क्योंकि ये तस्वीर धूल से नहीं, यादों से जमी रहती है, और यादें जब साफ होती हैं तो मन हल्का हो जाता है। नील और आदित्य की दोस्ती। धीरे धीरे नील आदित्य की तरह ही चिट्ठियां लिखने लगा, कभी अपनी माँ को, कभी अपने भविष्य को, कभी खुद को। एक दिन वो बोला, बाबा, मैं भी किसी को चिट्ठियां भेजूंगा, बिना मोबाइल, बिना व्हाट्सएप के। आदित्य की आंखें भर आईं। बोला, बिल्कुल भेजो, ताकि जब वक्त गुजर जाए तुम्हारे पास कुछ ऐसा हो जो सिर्फ तुम्हारा हो। एक नई शुरुआत। आदित्य ने अपने पुराने बक्से में रखे सारे खत नील को सौंप दिए। बोले, इनमें मेरी जिंदगी है, मेरी मोहब्बत है, मेरी अधूरी बातें हैं। अब ये सब तुम्हारी विरासत है। नील ने पूछा, लेकिन मैं इनका क्या करूंगा बाबा? आदित्य ने कहा, इन्हें पढ़ो, और जब बड़े हो जाओ तो एक किताब लिखो, वो आखिरी खत, ताकि दुनिया को पता चले कि चिट्ठियां सिर्फ शब्द नहीं होती, वो दिल की धड़कन होती है। नील ने वादा किया, मैं ये किताब जरूर लिखूंगा। समय बीतता है। कुछ महीने बाद आदित्य की तबीयत बिगड़ने लगी। उम्र अब बोझ बन चुकी थी। एक रात जब बहुत तेज बारिश हो रही थी, बिजली चली गई और पूरा गांव अंधेरे में था। नील आदित्य के पास बैठा था, उनके हाथ थामे। आदित्य ने धीमे स्वर में कहा, नील, जब मैं चला जाऊं तो मेरी आखिरी चिट्ठी आर्या को जरूर पढ़कर सुनाना। नील की आंखें नम हो गईं। मैं वादा करता हूं बाबा। आदित्य ने मुस्कुराकर आंखें बंद की, और वो मुस्कान हमेशा के लिए ठहर गई। कुछ साल बाद नील अब बड़ा हो चुका था, एक युवा लेखक। उसकी पहली किताब प्रकाशित हुई, वो आखिरी खत, आदित्य और आर्या की अधूरी मोहब्बत की पूरी कहानी। इस किताब के पहले पन्ने पर लिखा था,